नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इट्स मिराकी पर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसके पहले की दो वीडियोस में हमने नेचुरल लॉ और एनालिटिकल पॉजिटिविज्म की फिलॉसफी को समझा था। उसमें हमने ये देखा था कि अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ स्कूल जो सोर्स ऑफ लॉ है वो गॉड या मोरालिटी या नेचर है। लाइकवाइज हमने एनालिटिकल स्कूल में देखा था कि जो सोर्स ऑफ लॉ है वो एक सोवरन है। सोवरन यानी कि वो आदमी जिसे एक कम्युनिटी ने, बहुत सारे लोगों ने मिलके अपना एक पॉलिटिकल हेड इलेक्ट किया है, जो कि उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन उन लोगों को, उन सोसाइटीज़ को गाइड करती है और कंट्रोल करती है। ये हमने देखा था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई फिलॉसफी के बारे में जो कि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस की है। ये फिलॉसफी जो है, इसके हिसाब से जो सोर्स ऑफ लॉ है वो किसी भी सोसाइटी की हिस्ट्री है, यानी कि पास्ट में जो भी उस सोसाइटी के साथ हुआ है, बहुत समय पहले से लेकर के वो सोसाइटी जिन रिचुअल्स को, जिन कस्टम्स को मानती आ रही है, वो सोर्स ऑफ लॉ है। यानी कि अगर कोई रूल रेगुलेशन बनता है तो वो उन चीज़ों से, उन रिचुअल से, उन कस्टम से डिराइव होना चाहिए, उन्हें सेटिस्फाई करता होना चाहिए, तभी वो लॉन्ग रन के अंदर में सक्सीड होगा उस सोसाइटी के अंदर। तो आइए डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इन डिटेल। तो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है, इट इज़ बेसिकली अ रिएक्शन अगेंस्ट नेचुरल लॉ एंड एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। ये एक रिएक्शन है अगेंस्ट नेचुरल लॉ फिलॉसफी और एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। अब ये कैसा रिएक्शन है? अगर हम पर्टिकुलरली पहले नेचुरल लॉ स्कूल की बात करें तो जो नेचुरल लॉ की फिलॉसफी है, दैट इज बेस्ड ऑन गॉड, मोरालिटी, कस्टम, ह्यूमन कॉन्शियंस एंड ह्यूमन रीजन। ये उनके सोर्स ऑफ लॉ है। अब इन्हीं कारणों से वो जो फिलॉसफी है वो एम्बिगुअस है, स्टैटिक है और इनइफेक्टिव है। अब एक एक करके इन चीज़ों को देखते हैं। अगर हम कहें कि नेचुरल लॉ की फिलॉसफी का ये क्रिटिसिज्म है कि नेचुरल लॉ की फिलॉसफी एम्बिगुअस है, तो वो क्यों है? बिकॉज जो नेचुरल लॉज होते थे, जो रूल एंड रेगुलेशन होते थे, वो कहीं रिटन नहीं होते थे, अनरिटन होते थे और अनकोडिफाइड होते थे, जिस कारण लोग उसे अपनी मर्जी से, अपने इंटरेस्ट के लिए इंटरप्रेट करते थे। तो एक ऑब्जेक्टिव रिजल्ट, एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। बहुत एम्बिग्विटी होती थी किसी भी डिसीजन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हर इंसान का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। इसी तरीके से वो लॉज स्टैटिक होते थे, यानी कि उन्हें समाज के अंदर बदलना या तो लगभग इम्पॉसिबल होता था या बहुत ही मुश्किल होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज के टाइम में भी इंडियन सोसाइटी को देखें तो इंटरकास्ट मैरिज बहुत पहले से, यानी कि जब सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई थी उस समय से ही वो इंटरकास्ट मैरिजेस, उस समय इंटरकास्ट मैरिजेस अलाउड नहीं होते थे, लेकिन आज तक हम उसी रिचुअल को, उसी एक जो सोसाइटी की एक बुरी हैबिट है, उस चीज़ को बहुत सारे लोग फॉलो करते आ रहे हैं। तो वो सोसाइटी के अंदर एक स्टैटिक फॉर्म है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है बहुत आसानी से, और इनइफेक्टिव है बिकॉज कोई एजेंसी नहीं है। नेचुरल लॉ फिलॉसफी के अंदर में जो लोग लॉ को फॉलो करते थे वो अपने मॉरल कॉन्शियस के कारण करते थे। मतलब उनका दिल जिस चीज़ को फॉलो करने की गवाही देता था, सिर्फ उसी चीज़ को फॉलो करते थे। तो एक सोसाइटी के अंदर इस चीज़ की कमी थी कि कोई ऐसा एजेंसी नहीं है, कोई ऐसी एजेंसी नहीं है सोसाइटी के अंदर जो कि लॉ को फॉलो करवा सके, तो वो इनइफेक्टिव होते थे। तो ये नेचुरल लॉ स्कूल के ड्रॉबैक्स थे। तो इसके रिएक्शन में ये फिलॉसफी है हिस्टोरिकल स्कूल की। सेकेंडली, अगर हम बात करें एनालिटिकल पॉजिटिविज्म की, तो एनालिटिकल पॉजिटिविज्म क्या कहती है? एनालिटिकल पॉजिटिविज्म कंसिडर्ड लॉ एज जस्ट अ कमांड ऑफ सोवरन, यानी कि जो सुपीरियर है, जो सोवरन है, उसने जो भी कमांड दे दिया, लोग उस कमांड से अबाइड हैं, उसे मानेंगे, उसे मानना ही पड़ेगा।
तो वो एनालिटिकल पॉजिटिविज्म की फिलॉसफी है। अब इस फिलॉसफी के अंदर सबसे बड़ी जो कमी थी वो क्या थी कि दिस फिलॉसफी वाज टोटली डिवॉइड ऑफ मॉरल एंड कल्चरल वैल्यूज़। ये मोरालिटी और लॉ को बिल्कुल सेपरेट करके रखती थी। वो कहती थी कि लॉ जो है वो एक प्रॉपर साइंटिफिक काम है, एक प्रॉपर साइंटिफिक मेथड से बनना चाहिए, उसके अंदर मोरालिटी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। जो मोरालिटी है वो सब्जेक्ट मैटर है सोशोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट एक्सेट्रा इन सब लोगों का। लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर एक ज्यूरिस्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो ओनली प्योर लॉ है। क्यों? क्योंकि इससे लोगों को उसे समझने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि मोरालिटी जो है वो अलग अलग होती है हर इंसान की, जिसके कारण एम्बिग्युटी आएगी। तो अगर हम उस मोरालिटी के फैक्टर को ही अलग कर दें, उसे निकाल दें लॉ में से, तो ना मोरालिटी रहेगा ना एम्बिग्युटी रहेगी और लॉ लोगों को क्लियरली समझ में आएगा एक ऑब्जेक्टिव व्यू के साथ में। तो ये एनालिटिकल पॉजिटिविज्म की जो फिलॉसफी है उसका क्रिटिसिज्म था। तो इसी के रिएक्शन में निकल के आया ये हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब ये जो दोनों ही थॉट्स थे, हिस्टोरिकल स्कूल का, नेचुरल लॉ स्कूल का और एनालिटिकल पॉजिटिविज्म का, ये जो दोनों ही थॉट्स थे ये अनहिस्टोरिकल थे और इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टम ट्रेडिशन मोर्स, इन सब चीज़ों की जो इम्पोर्टेंस थी उनको नहीं मानते थे। यानी कि बोथ द थॉट्स वर अनहिस्टोरिकल एज वेल एज दे रिजेक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टम ट्रेडिशंस मोर्स एक्सेट्रा इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉ। जबकि जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है दे कंसिडर्ड लॉ एज ए लेगेसी ऑफ द पास्ट, यानी कि पास्ट के अंदर कोई इवेंट हुआ, लोग जिसने रिचुअल्स का फॉर्म ले लिया, यानी कि एक बहुत संख्या में लोग उसे मानने लगे तो उसने रिचुअल का फॉर्म ले लिया, तो जो भी लॉ है वो इस रिचुअल का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये इस फिलॉसफी का मानना है कि लॉ इज अ लेगेसी ऑफ द पास्ट और इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल कम्युनिटी। हर एक मतलब हर कम्युनिटी को अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सिख कम्युनिटी को देखें और एक हिंदू कम्युनिटी को देखें, सिर्फ दो कम्युनिटीज़ में ही अगर हम डिस्टिंग्विश करें, तो हर एक कम्युनिटी का अपना एक यूनिक कल्चर है, एक यूनिक उसकी सिग्निफिकेंस है, एक यूनिक ट्रेट है उसके अंदर। तो हर एक कम्युनिटी कंसिस्टिंग इट्स पर्टिकुलर ट्रेट, यूनिक कस्टम एक्सेट्रा विच आर डीपली रूटेड इन इट्स हेरिटेज एंड कल्चर। ये हिस्टोरिकल स्कूल का मानना था कि हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि लॉ इज अ लेगेसी ऑफ द पास्ट, प्रोडक्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल कम्युनिटी, कंसिस्टिंग इट्स ट्रेट्स, यूनिक कस्टम्स एटसेट्रा। ये हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कहता है। अब जो ये फिलॉसफी है हिस्टोरिकल स्कूल की, ये फिलॉसफी कैसे कैसे डेवलप हुई, तो सबसे पहले हम इसका डेवलपमेंट का पहला जो फैक्टर है वो देखते हैं, जो है इंट्रोडक्शन ऑफ रोमन लॉ इन यूरोप। तो होता क्या है कि जब यूरोप के अंदर कॉमन लॉ एग्जिस्टेंस में आता है तो उस कॉमन लॉ की जो इंस्पिरेशन होती है वो होती है रोमन लॉ। रोमन लॉ मतलब जो हमने कोड ऑफ जस्टिनियन पढ़ा था, तो उस लॉ से इंस्पायर्ड होकर यूरोप के अंदर कॉमन लॉ का फॉर्मेशन होने लगता है। मतलब रोमन लॉज जो थे उनका इन्फ्लुएंस कॉमन लॉ के अंदर आता है। अब जो ये टाइम पीरियड था, दिस टाइम पीरियड वाज रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ इन फ्रांस, जर्मनी एंड इटली। ये कुछ इवेंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि किस हिसाब से हिस्टोरिकल जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसकी फिलॉसफी डेवलप हुई। पहला इवेंट हमने देखा कॉमन लॉ के अंदर इन्फ्लुएंस रोमन लॉ का। दूसरा इवेंट हुआ रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ, जो फ्रांस, जर्मनी और इटली के अंदर हुआ। तो अब इसे अगर हम तब के नेचुरल लॉ से और जो इस टाइम पीरियड के दौरान जो चीज़ें हो रही थी उसमें डिफरेंस देखें, तो जो इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं कि पर्टिकुलरली इस टाइम पीरियड के अंदर वो नेचुरल लॉ के फिलॉसफी को फिट करने के लिए जो ग्लॉस्टर था उसने क्या किया, उसके अंदर कुछ एक्सप्लेनेटरी ग्लॉसेस एंड कमेंट्रीज को ऐड कर दिया, जिससे क्या हो सके कि वो उस टाइम पीरियड पर सूटेबल लग सके वो लॉज। तो ये हुआ। अब इसके बाद क्या होता है कि 18th सेंचुरी के अंदर
rationalism, science of economics, feeling of nationalism due to French Revolution under Napoleon Bonaparte, thoughts of Montesquieu, Hugo Grotius, etc. ये सारे जो फिलोसफर्स थे या ये सारी घटनाएं थी वो हो रही थी इस टाइम पीरियड के अंदर, जिसने इस हिस्टोरिकल लॉ की फिलॉसफी को बूस्ट दिया, क्योंकि ये घटनाएं शो करती थी कि हमारे रिचुअल्स, हमारे कस्टम्स, इन सब चीज़ों का एक देश के अंदर में कितना इम्पोर्टेंस है, वो कितना इन्फ्लुएंस कर सकती हैं किसी भी देश के हालात को, उसके लॉज को, उसके रूल रेगुलेशंस को कितना इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे उन्होंने रोल प्ले किया। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, प्रोफेसर थाइबॉट का प्रपोजल। अब अगर हम इसके बैकग्राउंड को समझें, प्रोफेसर थाइबॉट का प्रपोजल कैसे आया, तो हम इसे एक वन बाय वन करके देखते हैं। तो 19th सेंचुरी का जो जर्मनी था, मतलब 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, उस समय जर्मनी और नेपोलियन, इन दोनों के बीच में फाइट हो रही थी। मतलब जर्मनी और फ्रांस, इन दोनों की लड़ाई चल रही थी। अब नेपोलियन चाहता था कि वो जर्मनी के ऊपर कब्जा करे और उसके ऊपर अपने लॉज को, अपनी लैंग्वेज को उनके ऊपर इम्पोज करे। बहरहाल नेपोलियन जो था उसे जर्मनी से हार का सामना करना पड़ा। अब जो जर्मनी की जो ज्योग्राफिकल एरिया अगर हम देखें तो वो पॉलिटिकली डिवाइडेड था। मतलब छोटे छोटे जो स्टेट्स थे वो मिलके जर्मनी बनाते थे। मतलब कोई एक उनका सुपीरियर हेड नहीं था। तो जर्मनी पॉलिटिकली डिवाइडेड था। तो अब क्या होता है, उसी टाइम 1802 के अंदर में जो फ्रांस था, यानी नेपोलियन बोनापार्ट का जो फ्रांस था, उसने एक नेपोलियन कोड नाम का एक लीगल कोड दिया। अब इस कोड का इफेक्ट ऐसा रहा कि इससे फ्रांस की डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुई, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरीकों से फ्रांस की डेवलपमेंट जो हुई बहुत तेजी से हुई। तो इसके कारण क्या हुआ, जो बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने सोचा कि हमें इसी पैटर्न के ऊपर जो है अपने देश के लिए भी लॉज बनाने चाहिए। अब इसी चीज़ के कारण प्रोफेसर थाइबॉट, अब जब इतने सारे देश जो थे उनके ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ा, तो जाहिर सी बात है कि जर्मनी भी यूरोप में है, उसके ऊपर भी इन्फ्लुएंस पड़ा होगा। तो एक नेचुरल लॉ ज्यूरिस्ट थे प्रोफेसर थाइबॉट। तो प्रोफेसर थाइबॉट ने क्या किया, 1814 में एक अपना प्रपोजल रखा कि हमें भी जर्मनी के जो पैटर्न है उसके ऊपर एक कोड बनाना चाहिए, जिससे कि हम सबसे पहले तो ये जर्मनी का लीगल यूनिफिकेशन कर सकें, यानी कि एक कोड पूरी जर्मनी के ऊपर हम अप्लाई कर सकें। और जो कि लेटर ऑन क्या होगा कि इसी पैटर्न के ऊपर हम पहले लीगल यूनिफिकेशन करेंगे और उसके बाद जर्मनी को पॉलिटिकली यूनाइट कर देंगे। तो ये प्रोफेसर थाइबॉट का प्रपोजल था कि हमें जर्मनी के पैटर्न के ऊपर ही लॉज बनाने चाहिए। अब क्या होता है कि जो इन्होंने प्रपोजल जब दिया कि हमें जर्मनी के बेसिस पे जर्मनी के पैटर्न पे लॉ बनाना चाहिए, तो उसी टाइम पे एक प्रोफेसर हुए थे सेविग्नी। तो सेविग्नी ने क्या किया, सेविग्नी की तरफ से एक बहुत ही सुपीरियर, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया। तो सेविग्नी एंड हिज फॉलोअर्स गेव अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट द थाइबॉट कोड। उन्होंने क्या आर्गुमेंट किया कि जो फ्रेंच लीगल सिस्टम है, इट इज़ बेस्ड ऑन इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन। फ्रेंच लीगल सिस्टम उसके कल्चर और ट्रेडिशन के ऊपर बेस्ड है। तो हम उसका कल्चर और ट्रेडिशन, जब जर्मनी और फ्रांस का कल्चर और ट्रेडिशन अलग अलग है, तो उसके कल्चर एंड ट्रेडिशन को सूट करता हुआ लॉ, उसके कल्चर एंड ट्रेडिशन को सूट करते हुए रूल एंड रेगुलेशन जर्मनी को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, तो जर्मनी इसे अडॉप्ट नहीं कर सकता है। उन्होंने ये कहा कि इट इज बेस्ड ऑन फ्रेंच लीगल सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन, हेंस इट्स अडॉप्शन इन जर्मनी इज एन इंसल्ट ऑफ जर्मन इंटेलेक्ट। मतलब ये जर्मन इंटेलेक्ट जो है उसकी इंसल्ट है। और उन्होंने एक स्लोगन दिया, जर्मनी इज फॉर जर्मन्स, कि जर्मनी जो है वो सिर्फ जर्मन्स की है। तो जो लॉज बनेंगे वो भी जर्मन्स बनाएंगे अकॉर्डिंग टू जर्मनीज सोशल कंडीशंस। उन जर्मनी के रिचुअल्स के हिसाब से, जर्मनी के कस्टम्स के हिसाब से हम लॉ बनाएंगे, और वो भी जर्मन बनाएंगे। कोई हम बाहर से उठाया हुआ लॉ, किसी दूसरे का लॉ खुद के ऊपर इम्पोज नहीं करेंगे। तो ये उन्होंने एक स्लोगन दिया, जर्मनी इज फॉर जर्मन्स।
उन्होंने एक पैम्फलेट जो है वो पब्लिश किया जिसका नाम था ऑन द वोकेशन ऑफ आर एज फॉर द लेजिस्लेशन एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये उन्होंने एक पैम्फलेट इशू किया। और अब जो इन्होंने ये पैम्फलेट इशू किया था ऑन द वोकेशन ऑफ आर एज फॉर द लेजिस्लेशन एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसका क्या असर पड़ा समाज के ऊपर, इसे एक्सप्लेन करते हुए प्रोफेसर जे स्टोन कहते हैं कि यहाँ पे एस है, नो सिंगल कंपेरेबल essay has perhaps ever affected the course of a country's legal development. It delayed German legal codification for more than half century and also influenced over the next century throughout the western world. कि ये जो इन्होंने पैम्फलेट जो पब्लिश किया था उसका इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हुआ उस सोसाइटी के ऊपर जितना आज तक किसी भी कंट्री के लीगल डेवलपमेंट के ऊपर किसी भी एसे का या किसी भी पब्लिश्ड आर्टिकल का उतना इफेक्ट नहीं पड़ा होगा। इसने जो जर्मनी की लीगल कोडिफिकेशन है उसे लगभग हाफ सेंचुरी यानी लगभग 50 साल आगे पोस्टपोन कर दिया और लगभग एक सेंचुरी अगले सेंचुरी तक इसका असर पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड पर रहा। ये इसका इतना तगड़ा इफेक्ट था। अब सेविग्नी ने जो कंडेम किया था थाइबॉट का प्रपोजल वो उसने 2 ग्राउंड्स के ऊपर किया था। मतलब सेविग्नी ने 2 कारणों से थाइबॉट का प्रपोजल रिजेक्ट किया था। पहला कारण था लैक ऑफ हिस्टोरिकल एंड एवोल्यूशनरी नेचर एंड परसेप्शन ऑफ लॉ एज अ फ्रांस कोड। यानी कि पहला तो ये जर्मनी की हिस्ट्री से रेलिवेंस नहीं खाता है। दूसरा ये एवोल्यूशनरी नेचर का नहीं है, मतलब कि ये समय के हिसाब से डेवलप नहीं हुआ है। हमने एकदम से कोडिफिकेशन की और उसे एकदम से इम्पोज कर दिया सोसाइटी के ऊपर। तो ये लैक ऑफ हिस्टोरिकल एंड एवोल्यूशनरी नेचर और दूसरा परसेप्शन ऑफ लॉ एज अ फ्रेंच कोड, यानी कि हमने एक तरीके से फ्रेंच कोड को जर्मनी के ऊपर इम्पोज किया है। दूसरा, लॉ इज नॉट अ लाइफलेस मैकेनिकल डिवाइस डिजाइंड बाय मास्टर ज्यूरिस्ट्स टू बी इम्पोज्ड फ्रॉम अदर। कि लॉ कोई एक मैकेनिकल डिवाइस नहीं है जिसे किसी ने बना दिया और लोगों के ऊपर इम्पोज कर दिया, बल्कि लॉ इज अ डायनेमिक एक्सपीरियंस एंड कॉमन फीलिंग ऑफ इनर नेसेसिटी विद विच पीपल रिगार्ड इट। यानी कि लॉ कोई मशीन नहीं है, कोई मैकेनिकल डिवाइस नहीं है जिसे किसी ने बना दिया और लोगों के ऊपर इम्पोज कर दिया, बल्कि लॉ क्या है? लॉ वो चीज है जिसे सारे लोग दिल से मानते हैं, जो लोगों की इनर नेसेसिटी है, लोगों की अंदरूनी जरूरत है, जो लोगों की जरूरत है और लोग उसे मानते हैं, अपने दिल से मानते हैं, वो है लॉ। तो 2 ग्राउंड्स थे, एक लैक ऑफ हिस्टोरिकल एंड एवोल्यूशनरी नेचर एंड परसेप्शन ऑफ लॉ एज अ फ्रेंच कोड। दूसरा, लॉ इज नॉट अ लाइफलेस मैकेनिकल डिवाइस डिजाइंड बाय मास्टर ज्यूरिस्ट्स टू बी इम्पोज्ड फ्रॉम अदर्स, बट it is a dynamic experience and common feeling of inner necessity with which people regard it. Hence, the law of any particular society is the reflection of the spirit of people. कि law जो है वो spirit of people है, यानी कि लोगों की जो भावनाएं हैं उसका रिफ्लेक्शन है। अब वो नेशनल स्पिरिट भी हो सकती है लोगों की, यानी कि लोगों की भावनाएं क्या कहती हैं, लोग किस तरीके से रहते हैं वहाँ पे, क्या महसूस करते हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, उन चीज़ों का रिफ्लेक्शन है लॉ बताता है कि लोगों की क्या ज़रूरतें हैं। यूनाइटेड बाय कॉमन लैंग्वेज, और कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो लोगों की स्पिरिट को यूनाइट करे, जैसे थ्रू कॉमन लैंग्वेज, कस्टम, फीलिंग, कॉमन पास्ट। ये चीज़ें हैं जो लोगों की स्पिरिट को यूनाइट करती है। फॉर एग्जांपल, जब हमारे साथ हमने 1857 का इंडिया ने रेवोल्यूशन किया था, रिवॉल्ट किया था 1857 का, तो उस समय से लेकर के जब हम आज़ाद हुए तो वो 1857 से लेकर के वो जो टाइम पीरियड है वो हमारी कॉमन हिस्ट्री है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारी लैंग्वेज है, बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन हमारी हिस्ट्री कॉमन है जो हमें यूनाइट करती है। हम इसी चीज़ से तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमारी हिस्ट्री हमें जोड़ती है। इसी तरीके से हर सोसाइटी के अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कॉमन लैंग्वेज, कस्टम, फीलिंग, कॉमन पास्ट,
जो लोगों की स्पिरिट को जोड़ते हैं एक साथ में, एंड हु इवॉल्व्स एंड प्रोक्रिएट लॉ, और यही चीज़ें हैं जो सोसाइटी के अंदर इवॉल्व होती हैं और लोगों को रूल रेगुलेशन देती हैं। सेविग्नी वॉज एग्रीइंग विद द प्रपोजल ऑफ कोडिफिकेशन। सेविग्नी को कोडिफिकेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सेविग्नी कहता था कि कोडिफिकेशन होगी पर राइट टाइम पर होगी और जर्मनी के लोगों द्वारा होगी, ठीक है। और दैट इज व्हेन जर्मनी वुड बिकम मैच्योर, जब जर्मनी मैच्योर हो जाएगा, यानी कि जब जर्मनी के लोगों को समझ आ जाएगी कि हमें किस तरीके से किन लॉज को मानना चाहिए, उनमें मैच्योरिटी आ जाएगी लॉ को फॉलो करने के लिए, तो उस समय पे लॉ बनेगा, यानी वो सही टाइम होगा। और इसी कारण से जर्मनी के अंदर कोडिफिकेशन जो है वो डिले हो गई। और he said that if laws are taken from alien sources it would not succeed. So in 1901 Germany drafted Savigny Code. तो अब लगभग हाफ सेंचुरी डिले हुआ, कहाँ 1814 के अंदर में लॉ बनना था, अब 1901 के अंदर में लॉ ड्राफ्ट हुआ जर्मनी के अंदर सेविग्नी कोड। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि सेविग्नी का जो कोड था वो भी ओरिजिनल नहीं था, दैट कोड वॉज बेस्ड ऑन कोड ऑफ जस्टिनियन। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से जो कोड ऑफ जस्टिनियन है वो कस्टम्स हिस्ट्री को सूट करता है, उसे थोड़ा बहुत उसे मानता है, जिस कारण ये कोड जर्मनी के अंदर में एक्सेप्ट हो गया। तो ये सेविग्नी का जो थाई बोर्ड को लेकर रिएक्शन था वो था, और ये उसका बैकग्राउंड था, हिस्टोरिकल लॉ स्कूल के एवोल्यूशन का बैकग्राउंड था। So thank you for watching this video. If you like that video, do share and subscribe and follow us on our Instagram ID, that is it's Miraki07. Thank you so much.